Hello friends, my name is Kartik Gupta. Welcome back to our YouTube channel रेन कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है 9 to 12 क्लास की, उससे लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट, एटम, इन सब की जानकारी करी। साइंस से टॉपिक स्टार्ट किया। साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के पार्ट्स पर पहुंचे और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। उसके बाद एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, इन सब के बारे में आगे चलते गए, पढ़ते गए कि कैटायन एनायन क्या है। लास्ट का जो टॉपिक था वहाँ पर 30 एलिमेंट्स के लिए हमने लर्निंग ट्रिक आप लोगों को सिखा दी थी, किस तरीके से हम एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं। 1 to 30 हमें डायरेक्ट एलिमेंट्स नेम जो है वो याद करने हैं। एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा जब उसको 30 तक याद करेंगे, एलिमेंट्स नेम सिंबल, तो क्या उसके बाद अगर हम उनका एटॉमिक नंबर पता होगा तो एटॉमिक मास इजीली हम निकाल सकते हैं। तो वहां तक हमने देख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद अगर आप ये नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जिस भी क्लास के हों 9 to 12 तक वो अपने सभी चैप्टर इजीली उसको कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर ही। हमारे जो टोटल एलिमेंट्स 118 है, उसके बारे में हम जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से उनको लगाया गया है। आज हम किसके बारे में, डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में हम चलेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे जो कि मेनली आप लोगों के लिए 11th क्लास से स्टार्ट होती है। 11th और 12th में इसको सिखाया जाता है। इसकी लर्निंग ट्रिक जितनी भी है वो सब आपको यहाँ पर बताई जा रही है, देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में टोटल देखे जाए हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। 180 एलिमेंट्स हो गए। लास्ट यहाँ पर किस तरीके से, अगर यहाँ पर देखें ब्लॉक देखें तो हमारे पास 4 ब्लॉक है। एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल अगर ग्रुप्स देखें 1 2 इस तरीके से देखेंगे तो टोटल हमारे पास ग्रुप्स जो है वो 18 है और पीरियड्स जितने भी हैं वो है 7, यानी कि 4 ब्लॉक एसपीडीएफ 18 हमारे पास ग्रुप है। 17 के बाद 18 कह देते हैं या फिर हम उसको 0 ग्रुप कह देते हैं। तो 18 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड्स हो गए। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये है हमारे पास एस ब्लॉक। एस ब्लॉक हो गया। इधर का जो आता है ये पी ब्लॉक होता है। इसमें हमारे पास 6 ग्रुप आते हैं। एस में 2 ग्रुप आते हैं और जो बीच में है डी, यहां से लेकर यहां तक ये है डी ब्लॉक। और एफ के लिए क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पर डी में यहीं से स्टार्ट होते हैं लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो क्या यहाँ पर जब रखने की जगह नहीं हुई तो इसके लिए 2 बड़ी पट्टियों में यहाँ पर दिखा दिया गया। तो ये पूरा हो गया हमारे पास एफ ब्लॉक। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें देखो 2 ग्रुप्स हैं, इसमें 6 ग्रुप हैं और इसमें 10 ग्रुप्स हैं। अब लर्न करने का तरीका क्या है, 1 to 30 तक तो हमने याद करा दी, लेकिन पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से याद किया जाए तो देखते हैं। पहले एस ब्लॉक के बारे में 11th क्लास में इसको सिखाया जाता है। आपको सभी चीजें यहाँ पर सिखा दी जा रही है। क्या इसको लर्न करने का तरीका क्या है, हालीना के रब कैसे फरमाए, हालीना के रब कैसे फरमाए, इसके द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड ग्रुप जो है इसमें क्या है, बी एम जी का सर बहरा, बी एम जी का सर बहरा। इस तरीके से इसको बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें शिव जी सुन पार्वती। नेक्स्ट इज नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब ठीक है। इस तरीके से बहुत आसानी से आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं और बना सकते हैं इसको बिना देखे। ओ एस से टीपो, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और नेक्स्ट इज आखिरी गैसेस जिसको नोबेल गैसेस कहते हैं। क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सीधे नेम से याद इजीली हो जाते हैं ये वाले। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यानी कि इनको हम इसी तरीके से एज इट इज याद कर सकते हैं। ये हो गया एस ब्लॉक का, ये पी का। नेक्स्ट आते हैं डी पर। डी के याद करने की बहुत ही आसान तरीके है, इसको सीधे सीधे इसी तरीके से पीरियड वाइज इसको याद कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो किस तरीके से, सृष्टि, वीकर, मन, फी, कोनी, सूजी। इस तरीके से सृष्टि, वीकर, मन, फी, कोनी, सूजी। अगर नाम भी देखा जाए तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक,
इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये 3D ग्रुप कहलाया जाता है। जब डी ब्लॉक में आते हैं, ये 4D, ये 5D, ये आपको इसमें 12th क्लास में पढ़ना होता है। इस वाले के लिए देखें, इसकी ट्रिक क्या होगी, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहें पड़ी आगे चढ़कर। क्या, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहें पड़ी आगे चढ़कर। नेक्स्ट है ला हफ्ता, ये ला यहाँ पर लिखूंगा, लाइन थ्योरम जो है वो नीचे लिख दिया गया है कि यहाँ से स्टार्ट हुई है सीरीज, इसी के अकॉर्डिंग जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सब इसी तरीके से चलती है, तो इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ का है एलिमेंट, तो क्या, ला हफ्ता वरना रमेश ऑस्मियम इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। इस तरीके से आप डी ब्लॉक भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट आता है एफ ब्लॉक को किस तरीके से याद करा जाए। इसमें तो भाई 14 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए जरा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है एफ ब्लॉक का, ये सीरियम है, सीरियम और थोरियम, तो लर्निंग भी यहीं से ही होगी। क्या, अगर फर्स्ट जो एफ का है तो इसमें देखते हैं 4F वाले में, तो क्या, सीमा पर नदी पूनम सबनम, सीमा पर नदी पूनम सबनम से यू गद्दारी तवानी डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लूटोगे। इस तरीके से हम 4F वाले के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। 5F वाला भी बहुत ही आसान है। क्या, थोड़ा पहेली यू नाप के पूछो, थोड़ा पहेली यू नाप के पूछो, अमेरिका कैम्ब्रिज बैंकॉक कैलिफोर्निया, अमेरिका कैम्ब्रिज बैंकॉक कैलिफोर्निया, इसमें फंस जाए मैडम नोबल ला। लॉरेंसियन तक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर लर्न नहीं हुआ हो तो आप क्या, इसको वीडियो को बैक करें, पीछे जाएं और पीछे से जाकर एक एक करके सभी को टिक डालकर जो है अपनी कॉपी में लिख लें और फिर उसको आराम से याद कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें क्या, यहाँ पर ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी, ये डी, ये एफ। इसमें पूरे में ही क्या, ये इधर देखते हैं तो मेटल बैठी हुई है और यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब इसी में बैठे हुए हैं और बाकी सब हमारे पास है मेटल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि अगर हिंदी में देखें तो हम संयोजकता, संयोजकता या वैलेंसी हम किस तरीके से देखते हैं। तो वैलेंसी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी होती है कि किस तरीके से जो एटम है स्टेबल हो सके। जैसे कि यहाँ पर स्टेबल एटम्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये नोबल गैसेस जो है स्टेबल है, ना ही एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके आगे कुछ है एलिमेंट्स ऐसे आ गए इसमें जो कि क्या, कंपाउंड बनाने लगे, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर कंपाउंड नहीं बनाता था। तो क्या, सभी एटम्स क्या चाहते हैं, स्टेबल होना। तो क्या, इनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को कंप्लीट कर लें। प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी कि प्रत्येक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए एटम चाहता है वो किसी तरीके से उसको कंप्लीट कर लें। या तो अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको डोनेट कर दे, या 4 से ज्यादा हैं तो और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर दे। इस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर। तो ड्यूप्लेट रूल के लिए क्या है, ड्यूप्लेट रूल में कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट करे किसी तरीके से। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, या तो वो डोनेट कर दे या फिर वो एक्सेप्ट कर दे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या, इस तरीके से तो ये इसके लिए अपना डोनेट कर देते हैं। पीछे के जो ऑर्बिटल होते हैं वो इसके कंप्लीटली फिल होते हैं। अगर देखते हैं यहाँ पर लिथियम की बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से 2 और 1 के रूप में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है तो इसके इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, तो ये क्या, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो ये Ni पॉजिटिव कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम जो कि क्या है, इसका एटॉमिक नंबर
11 होता है। 11 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2, 8, 1। तो देखते हैं आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको डोनेट कर देगा। उसके बाद अंदर क्या बचेंगे 2, 8, यानी कि 8 बचेंगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और ये अपना स्टेबल हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं। अब वैलेंसी याद करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, लेकिन क्या जो H है वो +1 तो होता है, -1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट करता है। तो क्या इसकी +1 और -1 दोनों तरीके से होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वैलेंसी पे कोई चार्ज नहीं लगता, ऑक्सीडेशन स्टेट पे चार्ज शो किया जाता है। वैलेंसी इसकी 1 रहेगी, सेकेंड ग्रुप की सेकेंड रहेगी, फिर थर्ड ग्रुप की 3 वैलेंसी रहेगी, इसकी 4 रहेगी। 4 के बाद जब ये फिफ्थ ग्रुप आएगा तो यहाँ पर क्या 8 माइनस करते चले जाएंगे। 4 से ऊपर जैसे चलेंगे, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन में एक्सेप्ट कर लो, तो माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्सेप्ट किए हैं, या तो वो डोनेट कर दे या एक्सेप्ट कर दे। जितने डोनेट किए हैं जितने एक्सेप्ट किए हैं वो उसकी वैलेंसी रहेगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन फैमिली जो है इसकी वैलेंसी 3 रहती है, 3 या फिर 5, दोनों तरीके की वैलेंसी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 6 तो है इसकी, 8 - 6 करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 8 और 2 ऑक्सीजन फैमिली की रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हेलोजन फैमिली, इसके लिए कहा जाता है, इसका नेम है हेलोजन फैमिली इस ग्रुप का। तो यहाँ पर क्या ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसकी 1 होती है, और ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम कहें वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। तो देखते हैं फिर से, इसकी हो गई 1, 2, यहाँ पे चले तो 3, 4, फिर यहाँ पर 5, 3, 6, 2 और 7, 1 और लास्ट वाले की होती है यहाँ पर 0। इस तरीके से आप लोग इजीली इसकी बैलेंसी याद कर सकते हैं। अब चलते हैं कि भाई डी में क्या होगी। तो डी में बैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट, कभी 3 के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी बैलेंसी चेंज होती रहती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किस किस के बीच में बनता है? ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अगर यहां पर देखें कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यानी कि हम भी एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन को दोनों की ही शेयरिंग यहाँ पर होगी, जिससे दोनों का ऑक्टेट जो होगा वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। ये बनता किस किस के बीच में है? ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। यानी कि मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे इसके लिए, और कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनेगा। अगर एग्जांपल देखते हैं इसमें, मेटल जैसे कि सोडियम और नॉन मेटल क्लोराइड Cl, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं NaCl। अगर यहाँ पर एग्जांपल देखें H2, Cl2, CCl4 या CH4 एटसेट्रा, बहुत सारे इसी तरीके से इधर भी है और यहाँ पर भी। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर रखता है, और ये वाला दूसरा एक और हाइड्रोजन जो है वो अपना यहाँ पर रखता है। इस तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। शेयरिंग का क्या? इस तरीके से शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि दोनों ने ही सामने रखा है, और जिससे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनकर तैयार होता है। और कौन से होते हैं? O2 है, N2 है, वो सभी किस में आ जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पार्टिकल के आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रोनिक। किस तरीके से इसको फाइंड करें?
इसको ट्रिक्स के द्वारा आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उससे पहले देखते हैं किसी भी सिंबल को, किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में शो किया गया था। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कहीं पर भी। यहाँ पर ये सिंबल होता है। नेक्स्ट ये जो जेड जो है ये किसके लिए शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और क्या शो करता है? इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट ऊपर जो जेड ए दे रखा है, ये ए क्या है? तो ये जो ए है एटॉमिक मास है। इसमें क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही यहाँ पर होते हैं। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है, तो इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जब इतना पता चल गया है तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप में जरा एक हम देखें वर्ड दे रखा है यहाँ पर, लेटर है P, इससे इसको याद रखना है। यानी कि P4 क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम हो। आइसो मींस क्या हो गया यहाँ पर? सेम, और P फॉर प्रोटॉन। तो आइसोटोप को किसे कहा? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो सब आइसोटोप कहलाएंगे। जैसे कि 1h1, 1h2, 1h3। एटॉमिक मास अगर एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं जेड सेम होना चाहिए एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो आइसोटोप्स कंप्लीट हुआ। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइसोबार। आइसो मींस द सेम, लेकिन बार, बार को जरा और ध्यान से देखो तो बार क्या? बार से निकल कर आया भार। भार मींस क्या? वेट। यानी कि वेट क्या? एटॉमिक मास। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोबार कहलाएंगे। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं ये जो बार लिखा हुआ है इसको हम मास कहेंगे, यानी कि एटॉमिक मास क्या हो? सेम हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जेड। तो यहाँ पर जेड डिफरेंट हो गया और ए जो हुआ सेम हुआ। जैसे कि 18 आर्गन 40 और कैल्शियम 20 कैल्शियम 40, दोनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम है। अगर हम देखें कि भाई इसमें कि आइसोटोप्स और आइसोबार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो कैसे पता चलेंगे? तो देखो ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही है, सभी में P की वैल्यू, प्रोटॉन्स की वैल्यू 1 है। और यहाँ पर क्या, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे रखा है। फिर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो इसमें से E में से Z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, तो 1 - 1 यानी कि 0। n इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अगर यहाँ पर P तो 1 है लेकिन n कितना आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। P यहाँ पर 1 है और n कितना है? 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स निकल कर आए। इस तरीके से ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है 18, इलेक्ट्रॉन तो 18 है ही, किसी को कोई चार्ज नहीं है अभी। और अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो 40 में से 18 गए तो 22 यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर देखा तो प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 आएगा, 40 में से 20 गया, और इलेक्ट्रॉन तो है ही 20, सब कुछ 20 है। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स किस तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या n दे रखा है, जिस तरीके से यहाँ पर P दे रखा था इसी तरीके से यहाँ पर n है, n फॉर होता है न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर सेम होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसोटोन्स कहलाएंगे। 8 और 16 और 7n 15 ये दोनों ही क्या है? आइसोटोन्स है। किस तरीके से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो 16 - 8 इज इक्वल टू,
कितना हो जाएगा 8 बचेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 15 माइनस 7, यहाँ पर भी 8, यानी कि न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो 7। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स number of electrons. If number of electrons are same in an element or ion, these are called isoelectronic. Here F negative, Ne and Na positive, these have same number of electrons. यहाँ पर अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है इसका वो 9 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 9 है, लेकिन इस पर माइनस का चार्ज है। इफ देयर इज अ माइनस चार्ज वी कैन ऐड 1 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ देयर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 10। हियर नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड सोडियम, अगर सोडियम के लिए अगर देखें अगर कोई चार्ज नहीं होता, if the sodium has no charge there is 11 electrons, and if it has one positive charge then we will subtract 1 electron. Number of electron is equal to 11 minus 1 which is 10। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स और आयन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या? डेट हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऐसी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। देखो हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, किस में? हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ही पढ़ा जाएगा। 11th क्लास में पूरा चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन, उसी के लिए हम यहाँ पर लेकर चले हैं। अगर ब्रांचेस देखें हाइड्रोकार्बन को किस पार्ट में, तो 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के किस तरीके से, एरोमेटिक देखते हैं पहले, इसको छोड़ देते हैं। एरोमेटिक वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी, वो सभी कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव minimum 1 benzene ring या which are present benzene ring in their compound are known as aromatic compound। अगर देखें तो इसमें क्या एग्जांपल, हमारे पास बेंजीन है, इसके लिए अगर सिंपल फार्मूला देखें तो हम C6H6 होता है। अगर नेफ्थलीन, ये तो बेंजीन हो गया, नेक्स्ट इज नेफ्थलीन। और इसके बाद क्या, एंथ्रासीन। इस तरीके के कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और तीसरा है एलिसाइक्लिक। ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड वे हाइड्रोकार्बन जो ओपन स्ट्रक्चर हो और सन में सिंगल बॉन्डेड हो, वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसमें केवल क्या, एल्केन्स आते हैं। एल्केन क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कहती है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सभी में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन्स कहलाएंगे। एन, यहाँ पर जो एन दे रखा है ये सिंगल बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। एन किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर एल्केन का फॉर्मूला देखें हम, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का क्या होगा, CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम कोई सा भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्केन्स के,
वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 कार्बन वाला एल्कीन निकालेंगे तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे और यहाँ पर 2 बने 2 और 2 4, तो CH4। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो क्या हो जाएगा, CH4, जिसका नेम क्या है, मीथेन। इसको मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस क्यों, क्योंकि ये दलदली स्थान पर पाई जाती है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, वो सभी हम इजिली इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं उनका फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या, CnH2n+2। नेक्स्ट आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड हो, वो एल्कीन्स कहलाते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो वो एल्कीन है। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n। जो एल्कीन का फॉर्मूला था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन का फॉर्मूला आएगा। इसी तरीके से एल्काइन क्या, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नोन एज एल्काइंस। यानी कि एल्काइन वे होंगे जिनके जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसके लिए अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n, 2 हाइड्रोजन तो सब्ट्रैक्ट हो गए थे, 2 और कम कर देंगे, -2। तो यहाँ पर अगर एल्कीन का देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मिथीन नहीं बनेगा। मिथीन क्यों, और मिथाइल भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एक कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो नहीं बन पाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन वाला बनेगा, यानी कि इथीन से चालू होगा, इथाइलिन भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट इधर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी जो मिनिमम कंपाउंड है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड है वो 2 कार्बन का बनेगा, यानी कि यहाँ पर इथाइन बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई इथीन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर C2H4 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं C2H2। नेक्स्ट चलते हैं साइक्लो एल्केन्स में। साइक्लो मीन्स क्या है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर चेन आकर फिनिश हो जाएगी, यानी कि ये क्लोज्ड कंपाउंड होते हैं। और एल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड, यानी कि हम देख सकते हैं इसमें साइक्लो ब्यूटेन इस तरीके से बनेगा, 4 कार्बन वाला क्लोज्ड कंपाउंड और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो पेंटेन, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। नेक्स्ट एलिफैटिक और एरोमेटिक में डिवाइड होते हैं। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो वो सभी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। एलिफैटिक में आ गए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं ये एलिफैटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल होते हैं, और एलिसाइक्लिक जिसमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। यानी कि जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर वापस एंड हो जाता है, वो एलिसाइक्लिक में आते हैं। साइक्लो एल्केन्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे भी हम क्या इनका ओपन स्ट्रक्चर शो कर सकते थे। उसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन, एक और टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है sp3, sp2 और sp। तो इसमें क्या, ये सिंगल बॉन्ड वाले के लिए, यानी कि एल्केन में sp3 होता है और एल्कीन में sp2, यानी कि डबल बॉन्ड में भी होगा वहां पर sp2 आता है, और ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में sp3, डबल बॉन्ड में sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी कार्बन पर जितने नंबर ऑफ, जब वो बॉन्ड बना रहा हो, सिग्मा बॉन्ड
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम देखते हैं, अगर वहां पर 4 होंगे तो 4 के लिए sp3 बनेगा उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, और अगर क्या कहते हैं 3 होंगे तो 1 s का हो गया और 2 p हो गए, तो इस तरीके से sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वहां पर sp बनेगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए अगर देखें तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमें क्या इसका ओपन स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है इसको और ओपन करके बनाकर देखेंगे। तो देखो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कार्बन होता है प्रेजेंट, और सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है जो कि यहाँ पर शो नहीं करते हैं। इजीली सिंपल फॉर्मूला बनाकर यहाँ पे रख देते हैं। वैलेंसी देखो कार्बन की 4 होती है, अगर इस वाले कार्बन की देखें तो 1 और 2 3, तो इसके लिए एक और चाहिए होगा तो एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, ऐसी सभी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम इस बार सिग्मा और पाई के लिए देखें तो सिग्मा का सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिग्मा बनना है। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। तो देखते हैं जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर 12 तो सिग्मा होगा। अगर पाई देखें तो एक डबल बॉन्ड ये था, एक सिग्मा तो हो गया इसके लिए, एक पाई ये हो गया। डबल बॉन्ड के लिए सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड के लिए सिग्मा पाई, यानी कि यहाँ पर 3 पाई होते हैं। इस तरीके से हम बेंजीन में बता सकते हैं कि 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके द्वारा ये 2 वीडियो के द्वारा, इससे पहले वाली और इस वाली वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, अच्छे से समझे हैं इसके लिए, तो आपके लिए पूरी केमिस्ट्री में आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे 9 to 12 तक जो भी है बहुत ही इजीली आपको समझ में आने वाले हैं। मिलते हैं आगे आपके चैप्टर में। 9th क्लास के हैं अगर आप तो 9th क्लास की चैप्टर में मिलेंगे, 12th के हैं तो 12th, 9 to 12 यहाँ पर आपकी सभी केमिस्ट्री कंप्लीट कराई जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं, वीडियो हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें।